रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फ़ज़ल से खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। आज हमने एमफिल पीएचडी की क्लास के सिलसिले में और जनरल एक क्लास तारीख़ बर्र-ए-सग़ीर और पाकिस्तान के सिलसिले में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी टॉपिक जो है वो गैर अहम नहीं होता और कोई भी इल्म जो है वो गैर ज़रूरी नहीं होता। हर इल्म के अपने अपने फ़वाइद और अपने अपने मकासद होते हैं जो उस इल्म के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ये चीज़ें हमें टेस्ट में भी काम आने वाली हैं, ये चीज़ें हमें पब्लिशर्स कमीशन के टेस्ट में भी काम आने वाली हैं और इंटरव्यू में भी काम आने वाली हैं। तो आज का टॉपिक वैसे भी एक जनरल नॉलेज के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं है। तो यहाँ पे आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आप समझ लें कि हम सिर्फ खुलासा बयान करेंगे और इसमें से आपका टेस्ट में एमफिल के टेस्ट में ख़ास तौर पर ये चीज़ें रिलेटेड है एमफिल के टेस्ट में, और इसमें कुछ एब्रीवेशंस हैं जो हम आपको शेयर करेंगे वो आपके पीएचडी के टेस्ट के हवाले से है। तो हमें तवज्जो देनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो एक सवाल होने वाला होता है एमफिल पीएचडी के टेस्ट में, देखिए एमफिल और पीएचडी का जो टेस्ट होता है ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। इसमें लेवल का फ़र्क होता है एमफिल पीएचडी के टेस्ट में। अब इन दोनों के जो सेम चीज़ें हैं वो हैं किताबियात, ठीक है। अब किताबियात आपके पीएचडी में भी आएंगी, एमफिल में भी आएंगी और तीसरा लेक्चरर के टेस्ट में भी आपकी किताबियात आएंगी, ठीक है। और किताबियात हर टेस्ट में 4 से 5-6 नंबर की किताबियात शामिल होती हैं और ये मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से मुख्तलिफ किताबियात ली जाती हैं। सो हमें चाहिए कि हम उन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह रेडी करें और अच्छी तरह उनकी किताबों को देखें, मुताला करें। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो आज आपसे डिस्कस करना है वो तारीख़ बर्र-ए-सग़ीर है और इसी के तनाजुर में एक सब्जेक्ट है जिसको आलमे इस्लाम के वसाइल व मसाइल हम कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ किताबें हैं, उन किताबों का तारुफ मुख्तसरन मैं 3-4-5-6 किताबों का जिक्र करूँगा, उसके बाद ये एक जो है पिक बना के आपको इंशाअल्लाह ताला शेयर कर देंगे। अब यहाँ पे जो 2-3 किताबें जो है ना वो बड़ी बेहतरीन किताबें हैं और कई दफ़ा पेपर में लेक्चरर के एमफिल के पीएचडी के टेस्ट में आ चुकी हैं। एक है इस्लाम और दौरे जदीद के मसाइल, ये एक बड़ी मारूफ किताब है मौलाना मोहम्मद तकी अमीनी की, तकी अमीनी की। ये सिर्फ मैं एक आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, एक रुझान बता रहा हूँ कि हमने इस लिहाज से भी तैयारी करनी है। और मैंने देखा है कि एमफिल पीएचडी के लोग बहुत कम लोग सीरियस है। हमारी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन यूनिवर्सिटी में 4 लोग अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं एमफिल पीएचडी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान मेहनत करता है ना, अल्लाह उसकी मेहनत रखता नहीं है, अल्लाह उसको कामयाब करता है। तो बस ये है कि हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि थोड़ा सा कम पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा अहले इल्म लोग मौजूद हैं जिनका मुताला बहुत वसी है। बस ये है कि कुछ चीज़ों को होता है कि हम कह लें कि वर्कशॉप करते हैं, बाकी ये चीज़ें ऐसी नहीं कि आपको आती नहीं हैं, आप सबको बहुत बेहतर तरीके से आपको आती है। बस ये है कि हम इसको एक वर्कशॉप के तहत लेते हैं कि चीज़ों को हम जैसे कि लाइसेंस होता है ना उसको रीन्यू करवाना पड़ता है, ऐसे ही जो है ये इल्म है इसको भी थोड़ा सा हमें फ्रेश करना पड़ता है, हमें पॉलिश करना होता है और इस तरह स्टेप बाय स्टेप इंसान सीखता है। मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे अगर कुछ सीखते हैं तो ये एक मरहला है, हम एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं। सो तवज्जो, ये दिन कोई ज़्यादा नहीं है, एमफिल पीएचडी के टेस्ट होने वाले हैं, मैक्सिमम 15-16 दिन है, तो इतने दिन तवज्जो कर लें, उसके बाद फिर आप इंशाअल्लाह आसानियाँ हो जाएंगी आपके लिए। ये किताब है
एक किताब और है जो 2-3 दफ़ा लेक्चरार के टेस्ट में आ चुकी है और एमफिल के टेस्ट में आ चुकी है, इल्हाद मगरब और हम। ये है ग़ुलाम बरक़ जिलानी की, ग़ुलाम बरक़ जिलानी की ये किताब भी आ चुकी है। देखिए ऐसे हमने हर सब्जेक्ट की किताबियात को थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, ख़ास तौर पर फ़िक़्ह की, ख़ास तौर पर सीरत की, और इस तरह आलम इस्लाम के वसाइल मसाइल और फ़िलासफ़ी की किताबों को आपने ज़रूर देखना है क्योंकि ये पेपर में आ जाता है। ऐसे ही आप किताब दे सकते हैं कि इस्लाम और जदीद ज़हन के शुबहात, इस्लाम और जदीद ज़हन के शुबहात। अब ये किताब जो है ना, ये किताब भी बड़ी अहम है और ये है मोहम्मद कुतुब की, मोहम्मद कुतुब की ये एक बेहतरीन किताब है। इसके मुसन्निफ़ीन या सवाल आ जाता है कि इन मुसन्निफ़ीन के किसी एक किताब का नाम लिखे। ये याद रखें एमफिल के टेस्ट में, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है, कभी आपको ये आ जाए, ज़्यादातर तो यही आता है। 80% ये तरीक़ाकार है कि आपको किताब आएगी और उसके मुसन्निफ़ का नाम लिखना होगा, और 20% ये भी है कि मुसन्निफ़ का नाम लिखा होगा, आपको किताब का नाम लिखना होगा। सो इस एंगल से आपने तैयारी करनी है। और इसके बाद और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि मगरब से कुछ साफ साफ बातें अबुल हसन नदवी की है, इस्लाम और मगरब के तहजीबी मसाइल सैयद कुतुब शहीद की है, जदीदियत हसन अस्करी की है, ऐसे ही मार्का इस्लाम और सरमायादारी मोहम्मद सैयद कुतुब की है, मार्का ईमानो मादियत सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की है, मसला खिलाफत अबुल कलाम आज़ाद की है, सियासत शरइया, ये 4 दफ़ा एमफिल में सवाल आ चुका है, ये 4 दफ़ा ये सवाल आ चुका है कि ये किताब किसकी है, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इस्लाम और जदीद मादी अफकार, ये भी कई दफ़ा सवाल आ चुका है। मैं प्रीवियस टेस्टों को देखकर आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चरर के टेस्टों को देखकर ये बातें कर रहा हूँ। तो इन किताबों के मुसन्निफ़ीन लाजमी देखें, मैंने इसीलिए इन किताबों के मुसन्निफ़ीन बताए हैं। कल इंशाल्लाह हम कंपैरेटिव रिलीजन पे क्लास लेंगे, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन पे, तो उस पर भी हम किताबियात आपके सामने जिक्र करेंगे। तो ऐसे ही आप अहकाम सुल्तानिया इमामवर्दी की ये एक अहम किताब है, अहद नबवी में निज़ाम हुक्मरानी डॉक्टर हमीदुल्लाह की, इस्लामी रियासत खिलाफत व मलूकियत, हुकूक ज़ौजैन और पर्दा, और इस्लाम का निज़ाम ज़िंदगी और इसके बुनियादी तसव्वुरात, इस्लामी तहज़ीब और इसके असूल व मबादी, ये सारी किताबें जो है सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की है। तो बस मेरे ख़्याल से ये सिर्फ चंद किताबों के नाम आपको बताए हैं, आपने ये कोशिश करनी है कि आपने इनको ज़रूर देखना है। एमफिल के टेस्ट में और पीएचडी के टेस्ट में एक चीज़ आ सकती है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अगर आपके जहन में हो तो डॉक्टर यूसुफ करज़ावी, ठीक है, डॉक्टर नजातुल्लाह सिद्दीकी, इनकी किताबों को भी आपने ज़रूर देखना है। अगरचे ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, मगर इन किताबों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हालिया 2022 के आखिर पे उनकी वफ़ात हुई है। तो ये मिस्र के बड़े मारूफ जो है मईशतदान थे, तो एक बड़े जो है फ़िक़्ह पे काम करने वाले थे, तो आपने उनको ज़रूर देखना है। सो इनकी वफ़ात कब हुई है ये भी आपको इल्म होना चाहिए, तो उनकी किताबों के हवाले से आपको कुछ पता होना चाहिए। यहाँ तक हमने जो बातें की हैं ये अभी किताबियात के हवाले से हैं कि किन किन किताबियात को हमने देखना है। अब यहाँ पे कुछ ना जनरल सवालात हैं, जनरल सवालात में वो आप ये दे सकते हैं कि आपको कुछ मुल्कों की करेंसी का नाम पूछ लिया जाएगा। अब ज़्यादातर यही होता है कि वो इस्लामिक मुल्क होते हैं और हमारे नेबर्स में होते हैं, जैसा कि जो है कुवैत है दिनार है, मुत्तहिदा अरब अमारात में दिरहम है, ऐसे ही आप बहरीन दिनार है, ऐसे ही ईरान वो रियाल है, ऐसे ही जो है सऊदी अरब वो रियाल है, पाकिस्तान रुपया है, इंडिया रुपया है, अफ़गानिस्तान अफ़गानी है। तो ऐसे कुछ करेंसियों के कुछ कैपिटल जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मलेशिया है वो उनकी रिंगट है, रिंगट करेंसी है। तो ऐसे तुर्की जो है वो उनकी लीरा है,
उनकी जो बड़ी पार्टी है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, तैयब उर्दवान का जो ताल्लुक़ है वो उस पार्टी से है। तो इस तरह के सवालात, ये वो एक प्रैक्टिस है जो पिछले कुछ सालों में एमफिल पीएचडी के टेस्टों में होती आई है। सो हमें इस हवाले से भी पता होना चाहिए। और ऐसे ही जमात इस्लामी का क़याम 1941 में हुआ। मैंने कुछ सवालात लिखे हुए हैं, अहम सवालात साबका पर्चा जात में से, वो सारे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसलिए आपके सामने वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जिक्र कर रहे हैं। जैसे कतर का दारुल हुकूमत दोहा है, ऐसे ही जो है ईरान का तेहरान है, इराक़ का बगदाद है, ऐसे ही तुर्की का जो इस्तांबुल है, अनकरा बरल बोला जाता है, अनकरा मारूफ है। तो इस हवाले से भी आपको थोड़ा बहुत ज़रूर इन चीज़ों को देखना है। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो सारी चीज़ें आपको करनी होगी। ऐसे ही कुछ एक दो एब्रीवेशंस भी आई थी, जैसा कि दाइश। दाइश किसका एब्रीवेशन है? दौलत इस्लामिया फिल इराक़ व शाम, ठीक है। तो इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक़, ये वाली, या इराक़ इन सीरिया, ये उसकी एक एब्रीवेशन बनती है, दौलत इस्लामिया फिल इराक़ व शाम। ये आपने देखना, और ये कई दफ़ा सवाल आ चुका है टेस्ट के अंदर। तो बाकी कुछ जनरल किताब चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएंगी। अब हम थोड़ा सा बर्रे सगीर की तारीख़ की तरफ हम आते हैं, और बर्रे सगीर की तारीख़ में आपको बहुत ज़्यादा सवालात नहीं होंगे। ये आपके लेक्चरर के लिए हो सकता है, और शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में ऐसे सवालात आ जाते हैं। नीचे वाले डिपार्टमेंट में आपको जो इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडी है उसमें से भी कुछ सवालात आ जाते हैं। सो इन सवालात को देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे देखते हैं कि मुख्तलिफ 712 ईस्वी के बाद मुख्तलिफ लोग रहे हैं, मगर एक मजबूत जो मुसलमानों की हुकूमत आई उसको आप कह सकते हैं कि गज़नवी हुकूमत, गज़नवी सल्तनत। इसमें आपने जो चीज़ देखनी है ना, वो तीन चीज़ें हैं। आपने इन सल्तनत के बानियों के नाम और इनका दौर कितना है तकरीबन, बस इन चीज़ों को देखना, और मारूफ बंदे कौन है। अब सबसे पहले हम गज़नवी हुकूमत का जो बानी है वो उलुब्तगीन को कहते हैं। अच्छा, आपको ये इल्म है कि ये बेसिकली ये तुर्की एक ग़ुलाम था, और सामानी हुक्मरान जो है नसर बिन इस्माइल ने इसको आज़ाद किया था, उलुब्तगीन को। और उसके बाद ये एक जरी बहादुर था, फौज के अंदर शामिल हुआ और कारनामे दिखाता हुआ आखिरकार ये जो गज़नवी हुकूमत का बानी ठहरा, और इसने गज़नवी हुकूमत की बुनियाद डाली। अब इनका जो एक दामाद थे जिसको आप समझते हैं, और नाम भी बड़ा मारूफ है, सुब्तगीन, रहम दिली के हवाले से भी बड़ा नाम उनका मारूफ है। ये दामाद हैं जी किसके? उलुब्तगीन के। गज़नवी हुकूमत की बात हो रही है, और ये दौर शुरू होता है इनका तकरीबन 977 से 997, 20 साला दौर है, ठीक है। इसमें बानी कौन है? उलुब्तगीन, और उसके बाद सुब्तगीन जो कि दामाद हैं, और ऐसे ही इनको जो लक़ब मिला था अबू मंसूर जो है अमीरुल उमरा, अबू मंसूर की तरफ से इनको लक़ब मिला था अमीरुल उमरा। सिर्फ इतना याद रखना, बाकी को बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप सुब्तगीन की तरफ चलते हैं तो उनके बेटे जो आते हैं महमूद गज़नवी। अब ये वो महमूद गज़नवी हैं जिनके नाम से गज़नवी हुकूमत जो है वो पहचानी जाती है। 971 में ये पैदा होते हैं, और इस तरह महमूद गज़नवी के जो हमले हैं हिंदुस्तान में वो अपनी एक शोहरत रखते हैं। और आपको पता है सोमनाथ के मंदिर हम याद रखें या जो है मेरठ पे हमला याद रखें, तो वो बहुत ज़्यादा जो हमले हैं, हमलों की वजह से जो इनकी शोहरत हुई है हिंदुस्तान में, वो महमूद गज़नवी हैं। अब इनके साथ एक बड़ा इल्म का दिलदादा शख्सियत भी साथ रहती थी, और जो बरे सगीर में वो साथ रहे, अबू रिहान अल बैरूनी
अल बैरूनी। और आपको इल्म है कि बैरूनी जो हैं ये एक जोग्राफिया दान थे, ये एक सूरतुल अर्ज़ भी इन्होंने लिखी थी किताब, ये एक जोग्राफिया दान थे। और फिर दादन खान तक ये जेलम यानी कि ये वहाँ तक भी आए थे और इन्होंने कैलेंडर भी बनाया था। तो ये किसके दौर के साथ है? महमूद गज़नवी। मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ चीज़ों को, बहुत ज़्यादा नहीं बयान कर रहा ताकि आपको आसानी रहे। इसके बाद ये इनके जब वफ़ात हुई मलेरिया के साथ महमूद गज़नवी की, तो इसके बाद जो है मसूद गज़नवी जो है वो हुक्मरान बने, मसूद गज़नवी। तो इसके मसूद गज़नवी के बाद जो एक हुकूमत आती है बरसगीर पर, पहला हमला जो हुआ है ना, जो महमूद गज़नवी ने किया वो सन 1000 में किया। सन 1000 में इन्होंने पहला हमला किया और बरसगीर पर 17 हमले किए। तो गज़नवी ख़ानदान की हुकूमत जो है वो 997 से 1030 तक रही है। अब ये ध्यान में रखना आपने, ये दौर किन का है? गज़नवी सल्तनत का, गज़नवी सल्तनत का। अगरचे इसके बाद एक दौर आता है जो एक खला का दौर है जिसमें मुख्तलिफ जानशीन मुख्तलिफ दौर में आते रहे हैं, मगर इसके बाद बाकायदा तौर पर जिस बादशाह की जो सल्तनत बनी थी गज़नवी के बाद वो थे गौरी। अब सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इनके बाद कौन आए थे? गौरी, गौरी खानदान। अब गौरी खानदान जो है इसके मारूफ शख्सियत जो पहली है वो शहाबुद्दीन गौरी, शहाबुद्दीन गौरी, ये वो पहली शख्सियत है। और इनका असल नाम था माजुद्दीन मोहम्मद साम, माजुद्दीन मोहम्मद साम, ये इनका असल नाम था। अब शहाबुद्दीन गौरी जो है ये इन्होंने यहाँ पे जब बुनियाद डाली तो बहुत ज़्यादा फतूहात इनके दौर में हुई, और हम उन फतूहात का बाकायदा तौर पर तो नहीं ज़िक्र करेंगे, मगर इसके बाद गौरी ख़ानदान की जो आगाज़ होता है वो शहाबुद्दीन गौरी से, और इसके बाद जो आता है वो महमूद गौरी, वो इनके बाद क्या है? महमूद गौरी। अब इनका जो दौर हुकूमत है शहाबुद्दीन गौरी का, इनका दौर हुकूमत इनके बाद है, और इस दौर में 2 जंगें लड़ी गई वो बड़ी मारूफ हुई। जंगे तराइन, ये भी सवाल आया था। जंगे तराइन अव्वल जो है ये 1191 में, और सानी जो है यानी कि 1192 में। जंगे तराइन अव्वल और दूसरी, ये 2 जंगें इस दौर में बड़ी मारूफ हैं शहाबुद्दीन गौरी की। तो इसके बाद जो दौर आता है वो है ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान गुलामा। ये तरतीब याद रखनी है बस आपने। ख़ानदान गुलामा का जो बानी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये वाली शख्सियत है। और आपको ये बता दें कि पहला मुसलमान बादशाह बाकायदा तौर पर जो एक सल्तनत कही जाती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की कही जाती है बरसगीर के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये इसने इलाकों में यलदौर को फतह किया, बरसगीर के बहुत सारे ऐसे इलाके जो जिन पे दोबारा कब्जा हो चुका था उनको फतह किया। राजपूतों के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की, और ख़ानदान गुलामा का बानी और कुव्वतुल इस्लाम बनाने वाले वो ख़ानदान गुलामा के जो सरप्रस्त हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपको इल्म होगा कि इनकी जो वफ़ात है, जो मौत है, वो चौगान खेलते हुए, एक खेल है, वो खेलते हुए ये घोड़े से गिर गए थे, जिस वजह से इनकी वफ़ात हुई है। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनकी वफ़ात हो गई, तकरीबन 4 साल की उम्र। उसके बाद इनकी बाद हुकूमत आई है शमसुद्दीन अल्तमश की, अल्तमश, शमसुद्दीन अल्तमश। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। सिर्फ आपको पता हो कि गौरी ख़ानदान की बुनियाद किसने रखी है? शहाबुद्दीन गौरी ने। जंग तराइन कब हुई है? 1191 में। दूसरी कब हुई? 1192। ख़ानदान गुलामा का बानी कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसकी मौत कैसे हुई है? चौगान खेलते हुई है। उसके बाद कौन है? शमसुद्दीन अल्तमश, वो आया। और
शमसुद्दीन अल्तमश की, जो कि दामाद था कुतुबुद्दीन का। ये क्या था? दामाद था कुतुबुद्दीन का। ये इसने हुकूमत बनाई और कुव्वत-ए-इस्लाम एक मकबरा जो है वो भी इन्होंने बनाया था। इसके अलावा बंगाल की फतह है और इसके अलावा हिंदुस्तान बर-ए-सगीर के जो कुछ इलाके हैं उनको फतह किया। तो एक बहुत ज़्यादा फतवात इसमें मौजूद है, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। शमसुद्दीन अल्तमश के बाद जो है हुकूमत, वो बर-ए-सगीर की पहली मुसलमान हाकिम हुक्मरान रज़िया सुल्ताना, रज़िया सुल्ताना, ये एक मारूफ खातून है जी। इन्होंने बर-ए-सगीर के अंदर हुकूमत की है 4 साल। 4 साल। पहली जो है खातून हुक्मरान जिसको कहते हैं 1236 में, 1236 में इन्होंने हुकूमत की है और अल्तोनिया से इन्होंने शादी की और उसके बाद मुख्तलिफ जंगें लड़ी बहराम शाह के ख़िलाफ़। बहराम शाह के ख़िलाफ़ इन्होंने मुख्तलिफ जंगें लड़ी, मगर आखिरकार ये नाकाम रहे और बहराम शाह ने अल्तोनिया को, और कहा यह जाता है, बाद ने ये कहा है कि मुकामी ज़िम्मेदारों ने उनको पकड़ लिया था और कत्ल कर दिया था, भागने लगे थे। तो बाद ने कहा कि इनको बहराम शाह के यहाँ भेजा गया और वहाँ पे उसने इनको कत्ल करवा दिया। तो ये एक वो दौर है जिस दौर बर-ए-सगीर में ये हमले थे बहराम शाह के, और इधर जो वस्त एशिया है हम जिसको कहते हैं उसमें आ गए थे चंगेज़ खान, चंगेज़ खान, और उसके बाद हलाकू खान। यानी कि ये वो दौर है बर-ए-सगीर का, ठीक है। हलाकू खान, चंगेज़ खान वो भी आ गए। अब इसके बाद जो है आप बहराम शाह ने हुकूमत की और बहराम शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद ने कुछ अरसा हुकूमत की, और इसी तरह इसके बाद जो बाकायदा तौर पर बुनियाद रखी, एक मजबूत हुकूमत की, वो है 1266 में ग़ियासुद्दीन बलबन। इन्होंने हुकूमत की बुनियाद रखी, ग़ियासुद्दीन बलबन ने। अब ग़ियासुद्दीन बलबन जो है इनकी वफ़ात 1287 में हुई है। इनके बेटे थे मोहम्मद ख़ान। मोहम्मद ख़ान की मौत ने ग़ियासुद्दीन को बहुत ज़्यादा गमज़दा कर दिया था और उसके 3 साल बाद ही ये भी फौत हो गया। और इसी तरह जो है ख़ानदान ग़ुलामा 84 साल की हुकूमत की, 84 साल की हुकूमत करने के बाद ख़त्म हो गया। और उसके बाद अब एक नया ख़ानदान जो आया वो है खिलजी ख़ानदान। अब खिलजी ख़ानदान जो है ये भी एक अपने लिहाज से मुनफरद और बड़ा मजबूत ख़ानदान, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो एक किरदार है वो बहुत नुमाया है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले आगाज़ करने वाले हैं वो जलालुद्दीन खिलजी, इनके बानी हैं जलालुद्दीन खिलजी। ये खिलजी ख़ानदान की बुनियाद रखने वाले हैं। खिलजी ख़ानदान 1290 से, यानी कि इनकी हुकूमत है 1320। अब इब्तदा जलालुद्दीन खिलजी फ़िरोज़ ने की थी, मल्क फ़िरोज़ इनका लक़ब था, मगर जलालुद्दीन को कत्ल करवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जिसको सिकंदर सानी कहा जाता है, सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी। ये हम एमफिल पीएचडी के टेस्ट के लिए इतनी डीपली चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इस वजह से इसके टेस्ट में आने के चांसेस आपको कुछ 30% है। मुमकिन है ये चीज़ें ना आए, मगर प्रैक्टिस में यही देखा गया कि ये चीज़ें 1-2 सवाल उठाए हुए हैं। सो हम एक एक चीज़ आपको कवर करवाने की कोशिश यही है, आपको लेक्चर में पढ़ाने की यही है कि आप लोगों को इन चीज़ों का भरपूर अंदाज में पता हो और आप उम्दा अंदाज से इनको बयान कर सकें जी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका जासूसी का निज़ाम सबसे कामयाब तरीन निज़ाम था और इसने मजबूत तरीन हुकूमत की है। सिकंदर आज़म यानी कि सिकंदर सानी इसको कहा जाता है इस इलाके में। इसके बाद जो है तुगलक ख़ानदान आते हैं और तुगलक ख़ानदान की इब्तिदा होती है ग़ियासुद्दीन तुगलक से। ग़ियासुद्दीन तुगलक
अब ये ख़ानदान जो आता है इसकी इब्तिदा 1320 से, 1320 से ये आगे चलते हैं 1325, ग़ियासुद्दीन तुग़लक़। और इनके पहले हुक्मरान थे ग़ियासुद्दीन, दूसरे थे सुल्तान मोहम्मद तुग़लक़। अब आपको ये भी कहा जा सकता है ख़ानदान ग़ुलामा के दो बादशाहों के नाम रखे, तुग़लक़ ख़ानदान के दो फरमारवाओं के नाम लिखे थे, सुल्तान मोहम्मद तुग़लक़, जूना खान इनका असल नाम था। और इसी दौर में इब्ने बतूता भी आए थे, इब्ने बतूता। और इसी तरह इनके तीसरे थे सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुग़लक़, सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुग़लक़। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने तुग़लक़ ख़ानदान के हवाले से आपने याद करनी है। इसके बाद जो दौर आता है वो बड़ा मारूफ दौर है सादात ख़ानदान, सैयद ख़ानदान जिसको हम कहते हैं सादात। अब सादात ख़ानदान की हुकूमत जो है 1414 से 1451, यानी कि तकरीबन 37 साल इनकी हुकूमत है। 37 साल हुकूमत में सबसे पहले हैं सैयद खिज़र ख़ान, दूसरे नंबर पर हैं सैयद मोहम्मद शाह, तीसरे नंबर पर हैं मुबारक शाह, चौथे नंबर पर हैं सैयद अलाउद्दीन शाह। यानी कि ये चार जो थे फरमा रवा वो सादात ख़ानदान के थे, सैयद खिज़र ख़ान, सैयद मोहम्मद शाह, सैयद मुबारक शाह, और इसके बाद आकर इनको टक्कर दी आके लोधी ख़ानदान ने। अब लोधी ख़ानदान के जो फरमा रवा थे, पहले जो बहलोल लोधी, ये जो फरमा रवा थे लोधी ख़ानदान का एक बड़ा दौर है और बड़ा मजबूत दौर है। तकरीबन 75 साल हुकूमत की है और इसको कहा जाता है कि पहली अफ़गान हुकूमत, पहली अफ़गान हुकूमत इसको कहा जाता है लोधी ख़ानदान। बहलोल लोधी पहले हैं, इसके बाद जो हुकूमत करने वाले हैं वह सिकंदर लोधी, बड़े मजबूत रहे सिकंदर लोधी। और तीसरे नंबर पर और आखिरी इनके हैं इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी ये इनके आखिरी फरमारवा थे। और फिर 1526 में मुग़लिया ख़ानदान के जो है ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में शिकस्त दी और बरे सगीर पर बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया मुग़लिया सल्तनत का। अब मुग़लिया सल्तनत में वो फिर सारा आपको इल्म है, इसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। अकबर का दौर है, शाहजहां का दौर है, और इसी तरह शाही किला अटक किसने बनाया था? ये अकबर बादशाह ने बनाया था। ताज महल, शालीमार बाग ये शाहजहां ने बनाया था। और मुमताज़ बेगम, अर्जुमंद बानो मुमताज़ बेगम, ये उनकी बीवी का नाम था। फिर बेटे ने औरंगज़ेब आलमगीर ने, उनका बेटा था औरंगज़ेब आलमगीर, उन्होंने अपने बाप शाहजहां को 8 साल कैद में रखा। तो अकबर बादशाह ने सजदा ताज़ीमी शुरू किया और इसके ख़िलाफ़ मुजद्दिद सानी हज़रत शेख अहमद सर हिंदी, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया और सजदा ताज़ीमी से इनकार किया और इस्लाही तहरीक का एक बेड़ा उठाया। और इसी तरह फिर मुख्तलिफ अदवार चलते रहे और बहादुर शाह ज़फ़र इनका आखिरी फरमारवा रहे मुग़लिया ख़ानदान के। और 1857 में बरसगीर पर बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ख़त्म होने के साथ जो है हिंदुस्तान बाकायदा तौर पर मलका बरतानिया के मातहत हो गया और उनकी हुकूमत बढ़ गई। तो ये एक सल्तनत बरसगीर का एक स्केच था जो आपके सामने है। इसमें याद करने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें से कुछ 4-5 दफ़ा मुख्तलिफ सवाल आ चुके हैं, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको ये एक तरतीब याद हो। गज़नवी है, गौरी है, उसके बाद आप ख़ानदान ग़ुलामा है, फिर बुलबुल है, फिर तुग़लक़ हैं, फिर सादात हैं, फिर आगे लोधी हैं, फिर मुग़लिया है। तो ये एक तरतीब है, वो आपको जहनों में होनी चाहिए। अब इसके साथ कुछ जनरल सवाल हैं, वो मैं आपको सिर्फ भेज दूंगा, सिर्फ आपको यहाँ बताने मकसद हैं। जो मैंने यहाँ पे कुछ इकट्ठे किए हैं, मुख्तलिफ तहरीकों के नाम हैं, ये आपको एमफिल के टेस्ट में आ सकते हैं, जैसा कि तहरीक मुजाहिदीन। और आपको पता है कि तहरीक मुजाहिदीन जो है ये सैयद अहमद ने शुरू की थी,
ठीक है, सैयद अहमद शहीद ने शुरू की थी दिल्ली के अंदर, और फिर सिख कौम के ख़िलाफ़ इनका ज़्यादा था। और शाह इस्माइल शहीद इनके मारूफ इसमें वो शख्सियात थे जो कि बालाकोट के मुकाम पर आकर शहीद हुए थे। तो शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद इस तहरीक मुजाहिदीन के रूह रवा थे। फिर एक फ़राइज़ी तहरीक है। फ़राइज़ी तहरीक बंगाल और बिहार में हाजी शरीयतुल्लाह ने एक इस्लाही तहरीक बनाई थी। बिहार और बंगाल में इस तहरीक के बुनियादी उनसर थे कि कस्बे हलाल और अस्सलातु बिल जमा। हाजी साहब के जानशीन ने भी यही कोशिश की और इस तहरीक को मजबूत किया, यानी कि फ़र्ज़ों पे लाजिम करने वाली तहरीक है। इसके बाद तहरीक देवबंद है। तहरीक ये देवबंद जो है असली मुहर्रिक जो है मौलवी फजल मौलवी जुल्फ़कार अली और मुल्ला मोहम्मद महमूद थे, और मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तहरीक को, और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना महमूद उल हसन, मौलाना अशरफ अली थानवी और सैयद अनवर अली शाह, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, ये इस तहरीक के वो सरकर्दा लोग थे जो इस तहरीक से वाबस्ता थे। और ये दारुल उलूम देवबंद में इन्होंने एक मसम जो है एक वहाँ पे एक तहरीक का आगाज़ किया था। इसके बाद आपको तहरीक अलीगढ़, उसका पता है सर सैयद अहमद ख़ान से शुरू होने वाले जो कुछ तलीमी इदारे हैं, जैसा कि मुरादाबाद गाज़ीपुर में प्राइमरी स्कूल है, फिर जो है अलीगढ़ में एमयू हाई स्कूल है, फिर उसको कॉलेज का दर्जा है। यही एक तरीके अलीगढ़ थी जो तरीके अलीगढ़ के नाम से मारूफ हुई, और 1920 में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। इसके बाद नुदवतुल उलमा, लखनऊ में इसकी बुनियाद रखी गई 1894 में। मौलवी अब्दुल गफूर डिप्टी कलेक्टर जो हैं वो इसके मुहर्रिक थे। इसको भी आपने सैयद मोहम्मद अली कानपुरी, ये सवाल आए हुए हैं, इग्नोर मत कीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सवाल आए हुए हैं, इनको देखना है। और इस तरह मौलाना शिबली, मौलवी अब्दुल हक इस तहरीक कवायद व ज़वाबित मुरतब करने वाले। तहरीक रेशमी रोमाल, अब इस तहरीक में शेख महमूदुल हसन जो है और दीगर जो उलमाए देवबंद हैं उन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की। इसका नस्ब-उल-ऐन असल में यह था कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात हासिल करके मुसलमानों में और हिंदुस्तान में कौमी हुकूमत एक कायम की जाए। तो इस लिहाज से उन्होंने जो वलायती समान था उसको तर्क करने के लिए तरजीह दी है। इसके बाद तहरीक खिलाफत, तहरीक खिलाफत के बारे में आप जानते हैं 1919 में शुरू होने वाली तहरीक खिलाफत तुर्की की खिलाफत के ख़ात्मे के हवाले से शुरू की गई कि जब तुर्की की इस खिलाफत को ख़तरा महसूस हुआ तो इसके लिए अली बरादरान ने और यहाँ पे आल इंडिया मुस्लिम लीग के हवाले से चौधरी मोहम्मद अली जौहर के हवाले से उन्होंने ये बरसीर के अंदर एक तहरीक शुरू की थी जो कि तहरीक खिलाफत पाकिस्तान। ऐसे तहरीक खाकसार है। इस तहरीक के बानी अल्लामा अनायतुल्लाह मशरक़ी थे जो 1888 में जो है अमृतसर में पैदा हुए और उन्होंने खाकसार तहरीक की बुनियाद रखी। इस तहरीक के जो बुनियादी मकासद ठहरे थे वो अमीर कौमी नज़्म ज़ब्त, जहाद बिल माल व बिन नफ्स, खिदमत खल्क, ये इनके मकासद थे। और ऐसे ही सनोसी तहरीक है। सनोसी तहरीक लीबिया में उठने वाली एक तहरीक है। ये सवाल आएंगे और ये दावत और इरशाद से मुतल्लिक़ है। सनोसी तहरीक लीबिया में, बानी इसके है महद बिन अली सनोसी। 19वीं सदी में आलम इस्लाम के हवाले से इन्होंने वहाँ पे एक तहरीक शुरू की लीबिया के अंदर और इस तहरीक ने त्राबलस को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके बाद तहरीक इख्वानुल मुस्लिमीन, बड़ी मारूफ तहरीक है, मौलाना जो है हसन बन्ना की जो मिस्र के मारूफ हैं और उन्होंने इख्वानुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। 1929 में इसकी बुनियाद रखी है। सैयद कुतुब शहीद इसके बड़े अहम लोग थे। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ तहरीकें हैं मगर जनरल जो सवालात हैं वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। बाकी कुछ सवालात और हैं वो अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं। आपको मुख्तलिफ सवालात जो दावत इरशाद में हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो आपको आ सकते हैं, जैसा कि जो साने बगदाद है, साने बगदाद या सकूत बगदाद कह सकते हैं, ये कब हुआ है? ये 1208 में सकूत बगदाद हुआ है। सकूत गरनाता भी कह सकते हैं या उंदलस, ठीक है। ये कब हुआ है? ये 1492 में। ये 4-5 दफ़ा सवाल हुए। सकूत मशरक़ी पाकिस्तान
ये 1971 में। ये तीन जो चीज़ें हैं ना, ये कई दफ़ा सवाल आई है। अब इसके अलावा एक और सवाल है, फ़ातेह वस्त एशिया कुतैबा बिन मुस्लिम, फ़ातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम, फ़ातेह स्पेन तारक बिन ज़ियाद, फ़ातेह अफ्रीका मूसा बिन नुसैर। ये आपने याद, फ़ातेह ईरान हज़रत साद बिन अबी वक़ास, फ़ातेह मिस्र हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो ये वो सवालात हैं जिनको आपने देखना है। फ़ातेह उंदल तारक बिन ज़ियाद को कहा जाता है। शमाली अफ्रीका का इलाका जो है वो मूसा बिन नुसैर के हवाले से मारूफ है। चंद एक सवाल और हैं जिसमें किताबों के हवाले से हैं। रहीकुल मखतूम के मुसन्निफ़ मौलाना सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह आलमीन, सैयद सुलेमान मंसूरपुरी, ज़ियाउन नबी, ये पीर करम शाह अज़हरी, सीरत नबी अल्लामा शिबली नुमानी और सैयद सुलेमान नदवी। 2 जिल्द सैयद जो है शिबली मौलाना शिबली नुमानी ने और 4 जिल्दें सैयद सुलेमान नदवी ने। सीरत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी है। अब इसके अलावा जो कुछ सवालात हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपको हम शेयर कर देंगे, बस आप उसको देख लीजिएगा। तहरीके मुजाहिदीन, तहरीके अलीगढ़, तहरीके खिलाफत, तहरीके पाकिस्तान। तहरीके मुजाहिदीन के सरबराह कौन थे? सैयद अहमद शहीद, सैयद इस्माइल शहीद। तहरीके अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान, मौलवी चिराग अली और सैयद अमीर अली। तहरीके खिलाफत के सरबराह मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली। तहरीके खिलाफत के तहरीके पाकिस्तान मोहम्मद अली जना, मोहम्मद इकबाल, अल्ताफ सरहाली और जफ़र अली खान। दारुल उलूम देवबंद के नुदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद का नाम आए तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, नुदवतुल उलमा का नाम आए तो मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, और जामिया मिलिया इस्लामिया आए तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके नाम मारूफ हैं। इन चीज़ों को याद कर लें। बाकी आपके वही पाकिस्तान के सवालात हैं, तहरीके खिलाफत है और 14 नुकात हैं, खुतबा इलाहाबाद है और 40 जो जना गांधी मुज़ाकरात 1944 में होने वाले, तहरीके मकासद के 1949 में कौमी असम्बली से पास होने वाली। तो ये वो सवालात है जो इंशाअल्लाह ताला आपको पता है। बाकी इस हवाले से जितना भी पोर्शन था आपका 2 से 4 नंबर का पोर्शन होगा, 2 नंबर 4 नंबर का पोर्शन ज़रूर आएगा आपको लेक्चरर के टेस्ट में भी और इसमें भी। और आपको जनरल नॉलेज के हवाले से ये चीज़ें बहुत है क्योंकि कमीशन का चेयरमैन वो इस बारे में ज़रूर सवाल करता है आपसे। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें बहुत मुफीद होंगी। आप इस पर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद हमारे लिए आसान होती जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इसके बाद ये लेक्चर आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगा। कोई सवाल हो तो आप इंशाअल्लाह ग्रुप में कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।